हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखे होंगे। तो होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो हम लोग सीटेट का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसका जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो ईवीएस। तो हम लोग यहाँ सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग सीटेट 2022-23 के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो है कि देखते हैं कि क्या क्या ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक दो क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, हर साल आते हैं। 18 में आया था, 19 में आया था, 20 में भी आया था, मतलब 21 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो हम लोग जो है कि इसमें जो है सीटेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लर्न विथ वीके फॉलो नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। लर्न विथ वीके वो सब्सक्राइब कर लें और इस प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय करें। और इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जो है एक दो क्वेश्चन तो सीटेट में आने ही आने हैं, क्योंकि हर साल हर प्रैक्टिस से हर पे एग्ज़ाम में जो है इसको पूछता है। सीटेट जो होता है एग्ज़ाम उसमें पूछता रहता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो राज्यों से रिलेटेड होता है, जो भारत के राज्यों से रिलेटेड होता है, जो कि हमेशा या तो तटवर्ती राज्य पूछ लेता है कि तटवर्ती राज्य किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है कि अरब सागर की तरफ है, या फिर पूछ लेगा कि बफर स्टेट पूछ लेगा कि जैसे मध्य प्रदेश है तो उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, और पूछ लेगा या असम के बारे में पूछ लेगा, मेघालय के बारे में पूछ लेगा, मिजोरम के बारे में पूछ लेगा। तो आपको अलग अलग चीज़ें जो है पूछता है इसमें। तो इसमें मैप जो आपको याद करके जाना याद क्या है, एक तरह आपको मैप देख के जाना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और किसके पड़ोसी राज्य हैं कौन नहीं है। और ईवीएस के बुक में जो जो राज्य का वर्णन है उसको तो विशेष तौर पर देखना है। जैसे आप पढ़े होंगे राजस्थान के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ पे गोवा पढ़े होंगे, और एक ओमान की यात्रा पढ़े होंगे। उसमें जितने जितने रास्ते में पढ़ते हैं रास्ते उसको पढ़ लीजिएगा। फिर केरल आया होगा, फिर उसके बाद आया था आंध्र प्रदेश आया था, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जितने राज्य हैं सारे ध्यान देने हैं। और आप पूरे जो भारत का मैप है उसको देख के जाइएगा, इंडिया का मैप देख के जाइएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है और हर साल पूछता है। तो इसमें जो एक दो क्वेश्चन है वो एक तरह से आउट ही है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाइएगा। तो हम लोग इसमें जो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम पहले पड़ोसी राज्य जो बंगाल की खाड़ी की तरफ राज्य पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं, और जो अरब सागर की तरफ पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये इधर जो पड़ता है क्या है, अरब सागर है। तो ये क्या है, अरब सागर है। और इस तरफ क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी पे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बंगाल की खाड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी यहाँ से लेकर तमिलनाडु से शुरू होती है, ये पूरा क्षेत्र लेकर यहाँ तक है। तो इसे जो बंगाल की खाड़ी है ये पूरा यहाँ तक है। और अरब सागर जो है गुजरात से लेके ये पूरा यहाँ इलाका, ये वाला इलाका लगता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट ये है, पश्चिमी घाट ये है। इसके पूरे इलाके अरब सागर की तरफ है, ये जो बंगाल की खाड़ी है इसके। और कौन कौन से राज्य लगते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल लग रहा है, उड़ीसा लग रहा है, आंध्र प्रदेश लग रहा है, तमिलनाडु लग रहा है। और इस तरफ से क्या लग रहा है, अरब सागर की तरफ केरल लग रहा है, कर्नाटक लग रहा है, गोवा लग रहा है, और इसके बाद महाराष्ट्र लग रहा है, गुजरात लग रहा है। आपको इसमें से स्टेट पूछता है, तो स्टेट इसमें से क्या हो जाएगा, जब पूछेगा कि पूछेगा बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो आपको 3-4 ऑप्शन देगा। तो उसमें 3 ऑप्शन रहेगा, जो 3 रहेंगे उसमें रहेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक रहेगा चेंज कर देगा वो केरल। तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि केरल तमिलनाडु से सटा है तो पश्चिम बंगाल की तरफ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केरल जो है अरब सागर की तरफ पड़ता है, और जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है इस तरह बे ऑफ बंगाल में पढ़ते हैं। तो आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह बनेंगे, तो आप इसमें एक बार ध्यान दे दीजिए कौन कौन से राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं और किस तरफ पढ़ते हैं। ये अरब सागर है तो इस तरफ कौन कौन से राज्य पढ़ते हैं, गुजरात पढ़ रहा है, महाराष्ट्र पढ़ रहा है, गोवा पढ़ रहा है, कर्नाटक पढ़ रहा है, और इधर से केरल पढ़ रहा है। और इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ तमिलनाडु पढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है, उड़ीसा पढ़ रहा है, और बंगाल पढ़ रहा है। तो आप इसना ध्यान रखें, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और अरब सागर की तरफ गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है। तो आप इतने राज्य इधर याद रखिए। और फिर उसके बाद आपको राजस्थान के बारे में पूछ सकता है,
तो राजस्थान किस किस राज्य से लगा हुआ है, तो इसके बारे में देख सकते हैं आप। पंजाब से लग रहा है, हरियाणा से लग रहा है, फिर दिल्ली से लग जाता है, उत्तर प्रदेश से लग जाता है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से लग जाता है, फिर उसमें गुजरात से लग जाता है। ये आपको इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से जो सीक्वेंस पूछेगा उसमें से एक सीक्वेंस गलत रहेगा और 2 सीक्वेंस गलत रहेंगे, एक सही रहेगा। तो आपको उसमें सही पकड़ना पड़ेगा। तो अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बाकी आप इस मैप को जो है जरूर याद करके जाइएगा, जब भी एग्जाम देने जाइएगा एक बार मैप जरूर देख के जाइएगा। ईवीएस के 2-4 नंबर तो फिक्स है, इससे आने हैं ही आने हैं, आपको इससे 1-2 नंबर मिल जाएंगे, जिससे कि एकदम फिक्स होते हैं कि पूछेगा। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बंगाल की खाड़ी, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों के समूह क्या है। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों के समूह क्या है, तो हमें पूछा है एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों के समूह। तो हमें देखिए भारत का मैप ऐसे बनेगा, ये बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है। तो हमें पूछा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ राज्यों के समूह, तो आंध्र प्रदेश, तो ये यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमें देखने की जरूरत है कौन सा कहाँ पे पड़ता है। तो केरल का रहा है, पहले हम 4th ऑप्शन से शुरू करते हैं। केरल जो है यहाँ पे पड़ता है, इस वजह से एक गलत हो गया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अब उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे पड़ता है, और इसके बाद तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है। तो तीनों जो स्टेट है वो किस तरफ पड़ रहा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3rd वाला ऑप्शन सही हो गया। और जो सेकेंड ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो केरल अभी बताया गया कि यहाँ पे इस अरब सागर की तरफ पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इधर ही पड़ रहा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जो है पश्चिमी घाट की तरफ पड़ता है। तो ये क्या हो गया, अरब सागर की तरफ हो गया। तो ये 2 ऑप्शन गलत हो, 3 ऑप्शन गलत हो गए, और तीसरा ऑप्शन जो है सही हो गया आपका। तीसरा ऑप्शन सही हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे अरब सागर पूछा है, अरब सागर आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, बंगाल पे कहाँ पूछ रहा है और अरब सागर कहाँ पूछ रहा है। तो इस पे अरब सागर है, अरब की सागर केरल होता है, कर्नाटक होता है, महाराष्ट्र होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जबकि केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा किस तरफ पड़ते हैं, बंगाल की तरफ पड़ते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो है बंगाल की तरफ पड़ते हैं। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, इसमें पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है। तो इसमें देखिए ये भारत का मैप है, इसमें पूछा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो केरल यहाँ पे पड़ रहा है, महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ता है, और कर्नाटक यहाँ पे बीच में पड़ता है, इसी के बीच में गोवा पड़ जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अरब सागर की तरफ कौन है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, ये 3 याद रखिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य। अब देखिए मिजोरम पूछ लिया ना, अब देखिए आपको अरब सागर से नहीं पूछ के आपको पूर्वोत्तर राज्य से पूछ लिया। तो पूर्वोत्तर राज्य से पूछ लिया, तो आप पूर्वोत्तर राज्य कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें 7 सिस्टर कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य को हमें याद रखना, मिजोरम से कौन सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से कौन सटा हुआ है। मिजोरम का ईवीएस के बुक में वर्णन हुआ है, इसलिए मिजोरम पूछ रहा है। असम का भी पूछ सकता है आपसे। तो जिस राज्य का ईवीएस के चैप्टर में आपको देखने मिलेंगे 3, 4, 5 में, उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य पूछा है। तो मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से होंगे, तो मिजोरम देख लीजिए कहाँ पे है, मिजोरम देख लेते हैं कहाँ पे है, राज्य को देख लेते हैं, यहाँ पे है। एक चित्र को थोड़ा बड़ा करके देखिए, यहाँ पे क्या है, मिजोरम है। मिजोरम आप लोग को दिख रहा होगा पूर्व में, तो इसको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, पूर्व और उत्तर, इसे पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य में, एक मिनट, तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में देख लीजिए, आपको 7 सिस्टर बोला जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्य हो गए, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा हमें
मेघालय, मिजोरम के बारे में पूछा है। तो मिजोरम कहाँ पे है? मिजोरम देखिए आपको यहाँ पे है, ये रहा मिजोरम, ये रेड कलर का जो है, तो इसको मिजोरम है। मिजोरम में कितने राज्य लग रहे हैं, कौन कौन सा लग रहा है? मणिपुर लग रहा है, मणिपुर लग रहा है, असम लग रहा है, असम देखिए हरा वाला जो असम है, असम लग रहा है, और क्या लग रहा है? त्रिपुरा लग रहा है। ये 3 राज्य उससे लग रहे हैं, मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा लग रहा है। ये 3 राज्य जो है इससे लगते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन से राज्य लगते हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य, तो इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार छत्तीसगढ़ जो है मैदानी इलाका है, आपको ये मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश के बगल में, जिसमें ये क्या है, ये मैदानी इलाके हैं, बिहार छत्तीसगढ़। हमें क्या पूछा? पूर्वोत्तर राज्य पूछा है। तो असम में ये तो है मान लीजिए, लेकिन मिजोरम के पड़ोसी राज्य असम आता है, लेकिन बिहार छत्तीसगढ़ नहीं आते। बिहार छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। पश्चिम बंगाल जो बिहार के बगल में पड़ता है, और ये जो होता है कि ये भी मैदानी इलाका में आ जाता है, तो इसको जो है पश्चिम बंगाल गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश एकदम टॉप पे है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे सबसे यहाँ ऊपर है, और मिजोरम जो है यहाँ पे नीचे है, तो ये अलग क्वेश्चन गलत हो गया। और पश्चिम बंगाल वैसे भी दिया, गलत हो गया। त्रिपुरा दिया है, अब 4th ऑप्शन जो है त्रिपुरा, असम, मणिपुर दिया है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि इसके जो किनारे पे राज्य थे, इसके जो सटे हुए राज्य थे, तो वो क्या था? असम, त्रिपुरा और मणिपुर था, तो वही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ लिया, तो तमिलनाडु कहाँ पे है? भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र आपको यहाँ पे मिलेगा, तो काफ़ी दूरी है, तो ये महाराष्ट्र वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। आपको 3rd ऑप्शन देंगे, उड़ीसा यहाँ पे मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आपको गुजरात जो है, जब ये वाला मैप बनाएंगे आप, तो यहाँ पे गुजरात आपको मिलेगा, तो गुजरात वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 2nd ऑप्शन आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटक जो यहाँ पे पड़ेगा, केरल यहाँ पे पड़ेगा। तो क्या पड़ोसी राज्य कौन हो गए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो 2nd ऑप्शन सही हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, पटना से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो संभवतः राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, मतलब जिससे नहीं हुए, ये या तो राज्य से या केंद्र से, किससे आप नहीं गुजरेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चंडीगढ़ से जा रहे हैं, चंडीगढ़ से जा रहे हैं, और किस तरफ जा रहे हैं? पटना की तरफ। पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो पटना से चंडीगढ़ जाने के लिए हम क्या करेंगे? पटना से चंडीगढ़ हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पटना से चंडीगढ़ जाने के लिए हम निकलेंगे, तो पटना से निकलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? उत्तर प्रदेश में इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद वहाँ से निकलेंगे तो हरियाणा में जाएंगे, दिल्ली होते हुए हरियाणा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि पंजाब जो होता है, पंजाब हम लोग नहीं जाएंगे, पंजाब पूर्व में एकदम पश्चिम में पड़ जाता है, पश्चिमी राज्य में आ जाता है। और जो हरियाणा और इस उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो मैदानी, चंडीगढ़ जो होता है हरियाणा के बगल में, पंजाब के बॉर्डर पे है। तो हम लोग पंजाब के बॉर्डर में जब है, तो हम हरियाणा की तरफ से जब जाएंगे तो हरियाणा से चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ यूटी है, तो हम लोग जो है यहाँ पहुँच के तो हम लोग पंजाब राज्य से नहीं गुजरेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य से नहीं गुजरेंगे। ये वाला जो सेकेंड है इसका नहीं सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? अब छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो छात्रों द्वारा जब ईवीएस सीखते हैं, उनके गतिशील और समग्र मतलब पूरा, और अनुभवात्मक जो अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा करेंगे हम लोग? रेटिंग स्केल जो होता है, रेटिंग स्केल किसका प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ का प्रकार है, तो व्यक्तिनिष्ठ से तो हम लोग नहीं करेंगे। और इसमें क्या होता है? क्रम मापनी होता है। ये रेटिंग स्केल जो होता है क्रम मापनी होता है, इसमें 5 या 7 खाने होते हैं जिसके आधार पर हम रेटिंग करते हैं, जबकि ये मूल्यांकन का सर्वोत्तम उपकरण नहीं है, और यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। पेन पेपर टेस्ट एकदम बिल्कुल
ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पेपर टेस्ट के माध्यम से हम समग्र मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियां बनाएंगे, जिससे प्रामाणिक जो मूल्यांकन रणनीतियां वो बनाएंगे, जिससे हम उनको पूरा समग्र अध्ययन करेंगे उनका, और मौखिक परीक्षण गलत होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी के भी बढ़ते रहते हैं और खरगोश के भी बढ़ते रहते हैं, तो खरगोश के भी बढ़ते रहते हैं, खरगोश के भी बढ़ते रहते हैं। तो हमें याद रखना है कि गिलहरी के जो होते हैं दांत हमेशा जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। गिलहरी ऑप्शन में आता ही आता है। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो जाता है जब चूहा भी दे देता है, तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, जबकि चूहे का भी कुतरने का काम होता है, चूहे का भी दांत बढ़ता है, लेकिन वो कुतरता रहता है जिससे उसके दांत नहीं बढ़ते हैं, और गिलहरी के भी दांत नहीं बढ़ते, गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं जिससे वो कुतरता रहता है, और खरगोश के भी दांत कुतरते हैं। ये वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा। अब मच्छर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से फैलता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, तो रोग कौन सा मच्छरों से फैलता है, तो इसमें मलेरिया आता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निमोनिया तो नहीं होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A-C-D, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A-C-D, तो ए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, A-C-D। तो मच्छर के जो मलेरिया है, निमोनिया है, हम लोग जो मच्छर के बारे में पढ़े थे, उसके मच्छर के बारे में जो मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया कब फैलता है, जुलाई से नवंबर के बीच फैलने वाला रोग है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट, ये याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट से फैलता है। इसका प्रमुख कारण जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है, ये याद रखिए। मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनाफ्लीज से फैलता है। और चिकनगुनिया वायरस मच्छर के काटने से मनुष्य के संक्रमित रहता है, और यह बुखार और जोड़ों के दर्द का कारण बन सकता है। यह वायरस मरीज के शरीर में ठीक उसी तरह हमला करता है जिस प्रकार डेंगू वायरस मरीज के अपना शरीर असर छोड़ते हैं, हालांकि यह डेंगू के मुकाबले कम खतरनाक होता है। तो चिकनगुनिया भी किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, ये याद रखने की जरूरत है। अब डेंगू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डेंगू इस समय आप इसका प्रभाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाहाबाद है, तो आप इसके बारे में जान ही रहे होंगे कि इस समय डेंगू क्या है। तो डेंगू से इस समय जिसको हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही है, तो डेंगू से आप लोग बच के रहिए। डेंगू एक वायरस की वजह से होता है जो मच्छरों के जरिए फैलता है, और डेंगू मतलब इसकी खोज कब हुई थी, 1789 में हुई थी। इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें डेंगू के लक्षण जो होते हैं कि साधारण होता है, बुखार इतना आता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। इसके जो वाहक मच्छर होता है उसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि किस मच्छर से ये फैलता है। तो किस मच्छर से फैलता है, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर से, मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी के माध्यम से फैलता है। तो इस मच्छर के माध्यम से फैलता है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें करंट में चल रहा है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मादा एडीज इजिप्टी के माध्यम से फैलता है। कौन से मच्छर से, मादा एडीज इजिप्टी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, गंदों के लिए। तो इसमें जो होता है त्वचा के लिए मारा जाता है, क्योंकि उसकी खाल जो होती है मोटी होती है, जिससे उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उस मगरमच्छ को मारने के बाद जो उसको त्वचा जो उसकी निकाल लिया जाता है, उसको तस्करी कर लिया जाता है, जिससे उसका उपयोग करके कुछ ना कुछ बनाते हैं। इसी वजह से मगरमच्छ को शिकारी जो मारते हैं वो त्वचा के लिए मारते हैं। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो गया। ईवीएस पाठ्य पुस्तक छात्रों का समर्थन देती है, मतलब ईवीएस पाठ्य पुस्तक छात्र जो पढ़ रहे हैं तो उसको किस लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ईवीएस पाठ्य पुस्तक छात्रों का समर्थन देती है। ईवीएस विषय के मुद्दों और चिंताओं को याद करें, याद करने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि याद करने को कहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ईवीएस विषय के मुद्दों पर चिंताओं का वर्णन करें, ये भी नहीं होगा। सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करें, ज्ञान रचना करना, तो ये सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। ईवीएस जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है कि सभी मुद्दों को, मतलब सभी मुद्दों को लेकर, सभी माध्यमों को लेकर, जैसे भी कुछ भी होता है तो उसमें जो होता है कि
जब हम ईवीएस किस लिए पढ़ाते हैं बच्चों को, ईवीएस पढ़ाते हैं कि उस सारे मुद्दों को जैसे सामाजिक हो, और वो जब इन्वायरमेंट में उस चीज़ को देख रहा है उस माध्यम से वो सीखेगा तो उसको याद रहेगी वो चीज़ें, और उस माध्यम से उसका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करें, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अब इसमें ट्रेन टिकट है, ट्रेन टिकट का PNR शो करता है, ट्रेन टिकट का PNR शो करता है, PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये होता है इसका फुल फॉर्म, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो यात्री संख्या रिकॉर्ड रखता है, अब नाम से ही है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो इसका यात्री का नाम रिकॉर्ड होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तनों को क्या करके मजबूत बनाया जाता है, बेक करके मजबूत बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से अलग है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन अलग है, मतलब भिन्न होगा। नदी, पहाड़, झील, तालाब, बसंत। तो हमें दिया है नदी, तालाब, झील, और विकल्प में क्या दिया, नदी, पहाड़, झील, स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब झरना यहाँ पे है, झरना। तो झरना जो है कि इसमें क्या होगा, नदी में भी पानी होता है और झील में भी पानी होता है और झरने से जो पानी गिरता रहता है। इसमें क्या है, पहाड़ पे जो होता है, पहाड़ एक ठोस होता है, इस तरह से हम पकड़ सकते हैं कि मतलब पहाड़ है वो मिट्टी की है पूरी, और उस पर पानी का कोई वो नहीं है। तो इसमें नदी में पानी होता है, झील में पानी होता है, झरना में पानी होता है, तो हम उसी चीज़ को कहते हैं। तो पहाड़ इसमें क्या है, भिन्न है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहाड़। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। मतलब हम ईवीएस सिखा रहे हैं तो किस लिए सिखा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को जानना चाहिए। तो अब हम मतलब किस लिए सिखा रहे हैं, तो ऑप्शन के तौर पे परिभाषाएं और जानकारी, ये बिल्कुल नहीं, हम परिभाषा तो नहीं बता रहे हैं, परिभाषा रटो, वास्तविक चीज़ से हम उसको मतलब जो उसके लाइफ में घटित होने वाले उस चीज़ से कोरिलेट करके उसको पढ़ाएंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, रटना गलत हो जाएगा, अवधारणाओं का वितरण गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए स्वयं अभिव्यक्त करने का अवसर देना, तो बच्चे जब स्वयं से अभिव्यक्त करेंगे, अवसर देंगे, तो उससे उनका जो है उनके कई चीज़ें डेवलप्ड होंगी। तो ईवीएस के माध्यम से हम वही करते हैं, जो उनका सामाजिक वातावरण से जो रिलेट करते हैं, उनको पर्यावरण से जो रिलेट करते हैं, उसके माध्यम से उनके कई कौशलों का विकास होता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सारे कौशल को विकास इसी के माध्यम से हो जाता है। जब बच्चे को रुचिपूर्ण वातावरण अवेलेबल कराते हैं, तो पर्यावरण जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम वास्तविक चुनौती यही है, बच्चों के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। अब जल थीम है, आप लोग थीम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से थीम है, तो आप लोग को थीम एक बार बताइए कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आएंगे इसके बारे में कितने थीम हैं, तो थीम कितने होते हैं आप लोग बताइए, 6 होते हैं। कितने थीम है, 6 थीम है। 6 थीम कौन कौन से हैं, पहला हम लिखेंगे परिवार व मित्र। सेकंड क्या है, भोजन। थर्ड क्या है, पानी। फोर्थ क्या है, आवास। फिफ्थ क्या है, यात्रा। और सेवेंथ क्या है, 6 क्या है, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, जो हम बनाते हैं। इसमें देखिए याद करने की सबसे आसान है, पहले हमें क्या चाहिए, हम परिवार होता है, मित्र होते हैं, मतलब जो पर्यावरण ईवीएस जो है इतने भागों में बांटा गया है। पहले याद करने के लिए हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, हमारा परिवार मित्र हो गए। अब जब ये हो गए तो हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए जो हमारे नीड्स को पूरा करे। भोजन हमारे भूख को शांत करेगा, तो हम भोजन कर लिए, भोजन के बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के बाद क्या चाहिए, जब सब कुछ हो गया, बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो हम आगे सोचेंगे कि हमें रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए। पहले हमें परिवार, हम लोगों के साथ रहें, फिर उसके बाद हमें भोजन मिल गया, पेट भर गया, फिर उसके बाद हम पानी पी लिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, आवास, मतलब रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो आवास से कोरिलेट कर लीजिए, इसको आवास चाहिए। फिर उसके बाद हम जब आवास पा गए, रहने के लिए हो गया, तो हमें कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा ही, यात्रा पे जाएंगे। और हम यात्रा पे जब जाएंगे
आवास के जब हम यात्रा जाएंगे तो हमें यात्रा क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आवास मिल गया, हमारे पास सब कुछ हो गया, तो हमें कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ेगा। अर्न करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा कि यहाँ जिससे हमारी लाइफ चल सके। तो अर्न करने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ेगी। तो यात्रा, आवास के बाद क्या हो गया, यात्रा हो जाएगा। और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, अब कुछ अर्न करने के लिए हम कुछ बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, तभी तो पैसा आएगा। तो उस को रिलेट कर लीजिए, हम जब कुछ बनाएंगे उसको सेल करेंगे तभी तो चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6th थीम हो गया। तो आसान है, परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 थीम है। तो अब 6 थीम में जो रिलेट किया जल थीम से पूछ रहा है। तो अब जल थीम का इसमें जो है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को माध्यम से प्रभावी ढंग से, मतलब जल थीम है जो उसको हम सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे से जोड़ के किस हिसाब से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को जो है उसके माध्यम से हम जल को भी समझा सकते हैं और सामाजिक मुद्दे से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें कैसे हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, तो वही बताना है हमें ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया है रोल प्ले, मतलब ये हो सकता है कि हम उनको कुछ बना दे, मतलब नाटक करने के लिए कहें जिससे दोनों को रिलेट हो जाएंगे। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद, बिल्कुल सही हो जाएगा। फील्ड ट्रिप, उनको घुमाने के लिए ले जाएं। क्या गलत होगा, प्रदर्शन और गृहकार, हम उनको कुछ न करें और प्रदर्शन और गृहकार बता दें कि हाँ जल ये होता है, जल सामाजिक मुद्दे होते हैं, तो और गृहकार दे दें, इससे नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, A, B, C सही है। क्या हो जाएगा, A, B, C, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग जल थीम से याद रखिएगा, 6 थीम होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, A, B, C, रोल प्ले के माध्यम से छात्रों के बीच संवाद और फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो 10 शिक्षण सूत्र हैं उसमें से किस पर आधारित है। तो 10 जो शिक्षण सूत्र हैं उसमें से किस पर आधारित पर्यावरण है। तो पर्यावरण जब हम प्राथमिक लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें किस हिसाब से पढ़ाते हैं, हम पहले उनको सरल चीज़ें दिखाते हैं, जैसे मूर्त चीज़ें दिखाते हैं कि मूर्त चीज़ें दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, एप्पल है या ये कैसे बना हुआ है, हमें उनको मूर्त चीज़ें दिखाते हैं। उनसे कम्युनिकेशन, मतलब उसके कैसे बना हुआ है ये चीज़ें नहीं बताते हैं। अब जैसे हम ट्री दिखा रहे हैं तो ट्री में उसको समग्र ट्री दिखाते हैं, पूरा पेड़ दिखा देंगे कि हाँ ये, उसको बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे, इसकी टहनी है, इसमें जड़ है, इसमें तना है, उसको बाद में डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले हम सरल चीज़ दिखा रहे हैं उसको, मतलब कि हाँ सरल चीज़ लो, इसको देखो, उसके बाद जो है कि तुम्हें हम धीरे धीरे जटिल की तरफ ले जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। तो सरल से जटिल की तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा इसमें पहला ऑप्शन सरल से जटिल की तरफ सही होगा। जटिल से सरल ये नहीं होगा, वैश्विक से स्थानिक ये भी नहीं होगा, अमूर्त से ठोस। तो इसमें जो है ये उच्च प्राथमिक, उच्च मतलब उच्च लेवल के हैं, जिसे इसमें तो ये नहीं होगा। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो सरल से जटिल करें, मतलब पहले उसको हम समग्र अध्ययन देंगे, समग्र चीज़ें दिखाएंगे, उसके बाद में उसको उसके विषय में डिटेल से एक एक पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले हम सरल से जटिल की तरफ चलेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या है, तरुण भारत संघ। अब ये संस्था थी, इसको किसने, मतलब इसको किसने संस्थापित किया था, मतलब किसने बनाया था, तो यही पूछा है। तरुण भारत संघ जल संरक्षण कार्य करने वाली संस्था है, नेतृत्व करने का व्यक्तिगत संगठन में से एक है। मतलब इसने इसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब तरुण भारत संघ का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, PC जोशी। तो मेधा पाटेकर कौन थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और सुंदरलाल बहुगुणा किसे थे, चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन। और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। इन्होंने विशेष रूप से जल संरक्षण का काम किया था, इसलिए इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही तरुण भारत संघ जल संरक्षण का स्थापना की थी। तो कौन किया था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन क्या है। तो मेधा पाटेकर उर्फ खानोलकर। तो पाटकर 3 राज्यों के मध्य, जो 3 राज्यों के मध्य विवाद था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा नदी को लेकर जो विवाद था, बड़े बड़े डैम बन रहे थे, उसको लेकर इन्होंने नाम दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन, और 32 साल पुराने जन आंदोलन की संस्थापक सदस्य रही। तो कौन था मेधा पाटेकर थी, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधी थी। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, ये जो है भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। जब टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा था, तो ये क्या थे, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा ये उत्तराखंड के निवासी हैं। अब राजेंद्र सिंह के बारे में देख लेते हैं।
इनका जन्म 6 अगस्त 1959 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डोला गांव में हुआ। राजेंद्र सिंह को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? जल संरक्षण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ गैर सरकारी संगठन का संस्था बनाई। तरुण भारत संघ गैर सरकारी संगठन बनाई। और 2015 में ये कुछ लाइन इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्टॉकहोम से जल पुरस्कार जीता। पानी के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। स्टॉकहोम से कब जीता? 2015 में जल पुरस्कार जीता। और सामुदायिक नेतृत्व 2001 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हो चुके। कब किया था? 2001 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। कब प्राप्त किया था? रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पानी के बारे में सही नहीं है? जल एक सार्वत्रिक विलायक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिएगा नहीं जरूर पड़ेगा, सही नहीं है तो नहीं लगा हुआ है, तो हमें क्या गलत है उसको पकड़ना है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, बिल्कुल। इनमें से विभिन्न पदार्थों की विविधता को भंग करने की क्षमता होती है। पानी का घनत्व तो अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये गलत है। जल पदार्थ को तीनों अवयव जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में अवेलेबल होते हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा? पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, अधिकतम 100 सेंटीग्रेड होता है, ये गलत हो जाएगा। 19वां देखते हैं हम लोग। उन आदिवासी समूहों को पहचान कर जो भारत के हिमाचल राज्य के मूल निवासी हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, मतलब आदिवासी समूह, उनमें हमें पहचान करिए। जो अब देखिए गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहती है। और गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है। और संथाली जो सबसे ज़्यादा झारखंड में रहते हैं, झारखंड। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? गद्दी जनजाति इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें संथाली और गद्दी जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। संथाली जनजाति जो होती है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जो प्रमुख रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों में निवास करती है। तो हमें क्या रखना है? मुख्यतः झारखंड याद रखना है, झारखंड में ये निवास करते हैं। और गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। और इसमें एक इनके जो पहनावा है उसको भी विशेष ध्यान रखना है। गद्दी पुरुष चोला, पगड़ी और डोरा पहनते हैं, और महिलाएं लाहिड़ी पहनती हैं, स्वर्ण आभूषण। और क्या पहनती हैं? स्वर्ण आभूषण, विशेष रूप से सोने की बालियां इस समुदाय के पुरुष और महिला दोनों द्वारा उपयोग किया जाता है। जो बालियां पहनी जाती है पुरुष और महिला दोनों द्वारा पहनी जाती है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोंड जनजाति बता दिए है कि देखिए आप मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में रहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी युक्त भोजन बढ़ाने की सलाह दी। आप कोविड-19 के बारे में सुने होंगे, कोविड-19 के बारे में सुना ही होगा कि विटामिन सी, उसमें डॉक्टर ने सलाह दी कि विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो क्यों दी थी? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड हो, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो विटामिन सी लेने से। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक क्षमता, संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध बनाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यह दृश्य वर्णक के संश्लेषण के लिए आता है, ए नहीं, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है। दृष्टि के लिए हमेशा विटामिन ए आ जाएगा। दांतों और हड्डियों के स्वस्थ रखने के लिए डी हो जाएगा। इसके सेवन से भूख तेज होती है, ये पता नहीं। इसमें जो है कि विटामिन सी जो होता है प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है, इस वजह से कोविड-19 में आप लोग को विटामिन सी की गोली लेते हुए, संतरा खाते हुए, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हम लोग। तो ये जो है किस लिए करते थे? प्रतिरोधक क्षमता को बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए। तो ये संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध बनाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे द्वारा जारी कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचाने कि सामाजिक मुद्दों पर निम्नलिखित सेटों में कौन सा पाठ्यक्रम से निपटाए गए हैं। तो जो हम प्राथमिक स्तर पे पढ़ा रहे हैं और उनके माध्यम से जो सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील बनाएंगे, तो उसमें हम किसके माध्यम से उनको ज़्यादा संवेदनशील बना सकते हैं? बाल श्रम, वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल श्रम या घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव या घरेलू हिंसा। तो हम जाति की भेदभाव के बारे में उनको तो अभी उतना प्राथमिक स्तर पे उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, हम सामाजिक मुद्दों पे उतना संवेदनशील नहीं बना पाएंगे। लेकिन बाल श्रम जो उनके अभी वो बचपन में जी रहे हैं, उनको बाल श्रम के बारे में बता सकते हैं। और वर्ग असमानता, जैसे वो एक दूसरे के प्रति ही आपस में जो बैर करने लगते हैं, उसके बारे में हम उस असमानता के बारे में उनसे चर्चा करके इसके बारे में हम उनको समझा सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो है बाल श्रम और वर्ग असमानताएं, बाल श्रम और वर्ग असमानताएं, इसके बारे में जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है?
यात्रा के विषय में बछेंद्री पाल पर्वतारोहणों के अनुभव का वर्णन। तो बछेंद्री पाल के बारे में आपने यूवीएस के फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा बछेंद्री पाल के बारे में। तो यात्रा विषय में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव का वर्णन सम्मिलित है। इसे सम्मिलित करने का क्या कारण था, मतलब अब बछेंद्री पाल एक महिला भी हैं और उनको शामिल किया गया पर्वतारोहण के अनुभव का वर्णन करने के लिए। तो इसमें कुछ तो क्या उद्देश्य हो सकता है इसको शामिल करने के लिए प्राथमिक स्तर पर कि बच्चों को क्या समझाने के लिए, तो यही कारण पूछा है, तो बताना है। अध्याय लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही। अध्याय उच्च पीक स्केलिंग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करता है, मतलब जो ऊंचे पे चढ़ते हैं, हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं, उसमें स्केलिंग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन उसके बारे में बताता है, ये भी सही है। अध्याय टीम वर्क का महत्व बताता है, ये भी सही है। अध्यापक एक अनुकरणीय रोल मॉडल प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी डी सब सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ लीजिए। भारत की बछेंद्री पाल क्या है? भारत की बछेंद्री पाल संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल संसार की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला हैं। तो आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं बछेंद्री पाल। और ये कब चढ़ी थी? 23 मई ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 1984 के दिन एक साथ। और इसमें जो ये वाली लाइन है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बछेंद्री के लिए पर्वतारोहण पर पहला मौका 12 साल की उम्र में आया था, जब उन्होंने स्कूल की सहपाठियों के साथ 400 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई की। वह चढ़ाई उन्होंने किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं की, दरअसल उनके स्कूल पिकनिक पर गई थी और उसी के दौरान पहाड़ पर चढ़ गई और शिखर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब लौटने का ख्याल आया तो पता चला कि उतरना संभव नहीं है। रात भर ठहरने के लिए उनके पास पूरा इंतजाम नहीं था। बगैर भोजन और टेंट के उन्हें खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। तो कब? 12 साल की उम्र में इनको पहला मौका मिला था, मतलब पहली बार इन्होंने पहाड़ पे चढ़ाई कर ली थी, 400 मीटर की ऊंचाई चढ़ गई थी अकेले। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। तो डेजर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। डेजर्ट ओक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह पेड़ लगभग एक समान कक्षा की दीवार कितना लंबा होता है? बिल्कुल सही। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, स्थानीय लोग इस पानी की जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं, बिल्कुल सही होगा। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक जाती हैं, बिल्कुल सही होगा। इस वृक्ष की बड़ी संख्या में पत्तियां भरी शाखाएं, यह कथन सही है या गलत है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके बारे में बताते हैं। वो है इस वृक्ष की बड़ी संख्या में पत्तियां भरी शाखाएं होती है, ये गलत हो जाएगा। जो इसमें क्या होगा, ए सही है, सी सही है और डी सही है, तो इसमें ए सही हो जाएगा। यह पेड़ लगभग एक समान कक्षा की दीवार कितना लंबा होता है? बिल्कुल सही है। और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, स्थानीय लोग इस पानी को जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं, बिल्कुल सही होगा। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचती हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक जाती है, बिल्कुल सही होगा। तो क्या कौन सा ए सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उम्मीद यही है। बाकी जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आपको इससे आगे के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और मैक्सिमम लोग को शेयर करिए, जिससे मोटिवेशन मिले थोड़ा सा और मेहनत करने के। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। तो धन्यवाद।